नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई पुस्तक हिंदी व्याकरण भाग 5 बाय ब्रेन रूट सीरीज और हम करेंगे पाठ संख्या 1 भाषा और व्याकरण। तो चलिए आगे चलते हैं। भाषा। तो बच्चों आपको पता है भाषा किसे कहते हैं? अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करने के लिए, मतलब दूसरों के सामने रखने के लिए हम या तो उन्हें बोलते हैं या लिखते हैं। हम किसी को अपने विचार या तो बोलकर बताते हैं या लिखकर बताते हैं। इस कार्य के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं वह भाषा है। अब देखते हैं उत्पत्ति, मतलब भाषा कैसे बनी, उत्पत्ति कैसे हुई भाषा की। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात जिसको बोला जाता है वही भाषा है। आवश्यकता। हमें भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं। समाज में रहकर उसे दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझने की तथा अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष रखने की, व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। हमें दूसरों के विचारों को, भावों को भी समझना होता है और अपने भावों और विचारों को भी व्यक्त करना होता है। इस आदान प्रदान ने ही भाषा की आवश्यकता को जन्म दिया। अब हम ये कैसे करेंगे? हम ये करेंगे भाषा के माध्यम से, इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ी। निर्माण। अब भाषा बनी कैसे? भाषा का निर्माण अर्थपूर्ण ध्वनियों द्वारा होता है। वो ध्वनियाँ जिनका कोई अर्थ हो, जो वाक्यों के रूप में बोली जाती हैं। वाक्यों द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान होता है। तो परिभाषा क्या है भाषा की? भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के भेद। अब मैं आपको बताऊंगी भाषा के भेद कितने होते हैं। जैसा कि हमने देखा, भाषा दो रूपों में व्यक्त की जा सकती है, बोलकर या लिखकर। इस आधार पर भाषा के दो भेद किए जाते हैं। ये निम्नलिखित हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जो भाषा मुंह से बोली व कानों से सुनी जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, मतलब दूसरों के सामने रखने के विभिन्न तरीकों, जैसे बातचीत करना, वाद विवाद करना, भाषण देना आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग होता है। भाषा के इस रूप को उच्चारित भाषा भी कहा जाता है। किस रूप को? मौखिक भाषा को उच्चारित भाषा भी कहा जाता है। अब आते हैं लिखित भाषा पे। जब हम अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहा जाता है। जब हम लिखकर कोई बात अपनी बताते हैं। विचारों के आदान प्रदान के प्रमुख साधनों जैसे पत्र, लेख, समाचार पत्र, पत्रिका, कहानी, उपन्यास, पुस्तक आदि में भाषा के इसी रूप का प्रयोग किया जाता है। भाषा के इस रूप में मौखिक ध्वनियों के स्थान पर लिखित वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब भारतवर्ष की भाषाएं देखते हैं। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत विविधता है भारत की भाषाओं में। जैसे उत्तर भारत में हिंदी, पंजाबी, पश्चिम में मराठी, गुजराती, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, पूरब में बंगला, उड़िया, पूर्वोत्तर में असमिया, मणिपुरी आदि। तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। बोली। किसी भाषा के विस्तार क्षेत्र के विशाल होने के कारण उसके स्थानीय रूप का जन्म होता है। भाषा के इस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। जब कोई भाषा विशेष रूप से कहीं पर बोली जाती है तो वो उस भाषा का स्थानीय रूप बन जाता है, वो उस भाषा की
बोली बन जाती है। बोली का नाम प्राय स्थान के नाम पर रखा जाता है, जैसे भोजपुरी, ब्रज, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि। तो ये भाषाएं मुख्यतः इन्हीं जगहों पर बोली जाती हैं, तो ये इन्हीं क्षेत्रों के नाम से जानी भी जाती हैं। भाषा के अंग विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा के अलग अलग अंग माने गए हैं, यथा जैसे कि ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। हमने पढ़ा कि भाषा को ध्वनियों के माध्यम से बोला जाता है। जैसे मैं अभी आपसे बोल रही हूँ तो आपको मेरी ध्वनि सुनाई दे रही है। इसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए, ये मैं बोल रही हूँ या जो भी आप बोलते हैं या कोई भी बोलता है, उसे लिखित रूप देने के लिए इन ध्वनियों के कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं जो वर्ण कहलाते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वर्ण कहते हैं। भाषा लेखन के इन संकेत चिन्हों अथवा वर्णों की एक व्यवस्था निर्धारित की गई है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर इसकी व्यवस्था होगी और एक शब्द बनेगा, वाक्य बनेगा। इस व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। यहाँ पर संक्षिप्त परिभाषा है, इसे आप याद करेंगे बच्चों कि किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा और लिपि, संसार की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां अग्र प्रकार से हैं। भाषा लिपि, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, तमिल भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है, जापानी भाषा जापानी लिपि में, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में और अरबी अरबी में लिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है। यदि हमारा व्याकरण अच्छा होगा तो हम भाषा को शुद्ध रूप से बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो परिभाषा है इसकी, वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उसका व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। व्यवहार करना मतलब कि हमें किस जगह पर क्या चीज़ लिखनी है, क्या बोलनी है, ये व्यवहार भी हमें व्याकरण से ही सीखने को मिलता है। निम्नलिखित को देखो और पढ़ो। किरण ने रवि से कहा, बाहर वर्षा हो रहा है, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कर्ता स्त्रीलिंग ने अशुद्ध क्रिया तथा लिंग का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त वर्तनी प्रयोग में भी अशुद्धता है। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य का शुद्ध रूप निम्न होगा, किरण ने रवि से कहा, बाहर वर्षा हो रही है, मैं खेलने नहीं जाऊंगी। तो अब हम देखते हैं व्याकरण के अंग। आपको पता चला बच्चों कि व्याकरण से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना समझते हैं। व्याकरण के अंग देखते हैं। हमने पढ़ा कि व्याकरण भाषा के प्रयोग से संबंधित है। भाषा को प्रकट करने के लिए वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। हम वाक्यों में बात करते हैं। वाक्यों की रचना शब्दों द्वारा की जाती है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों द्वारा किया जाता है। इस आधार पर हम व्याकरण के निम्नलिखित 3 भेद कर सकते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। सबसे पहले आता है वर्ण विचार, क्योंकि वर्ण से शब्दों की रचना होती है और शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्ण, वर्णों का आकार, वर्णमाला, उच्चारण, वर्णभेद आदि पर विचार किया जाता है।
तो वर्ण विचार में हम वर्ण को देखते हैं, वर्णों के आकार को, वर्णमाला को, उच्चारण को और वर्ण भेद को। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्द रूप, उनके भेद, महत्व, शब्द रचना तथा उनकी उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्यों की रचना तथा उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारे इस पाठ का पाठन तो समाप्त होता है। तो हम देखते हैं क्या पढ़ा और क्या सीखा। भाषा का क्या अर्थ है, इसका बच्चों आप पाठ का पुनः पाठन करके स्वयं उत्तर देंगे। भाषा को कितने भेदों में बांटा जाता है? 2 भेदों में बांटा जाता है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहा जाता है? बोली क्या होती है? भाषा के लिखित रूप की उपयोगिता बताओ, व्याकरण की परिभाषा दो, व्याकरण के भेदों के नाम बताओ। तो व्याकरण के भेद क्या है बच्चों? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे, इसीलिए आपको पाठ को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ना है। आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भाषा का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है। भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का स्थानीय स्वरूप बोली कहलाता है। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना तथा लिखना सिखाता है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष्य धातु से हुई है, असत्य भाष धातु से हुई है। मौखिक भाषा बोली व सुनी जाती है, सत्य। हरियाणवी एक बोली है, सत्य। पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी है, असत्य। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। वर्ण विचार व्याकरण का एक अंग है, सत्य। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित तालिका को पूरा करो। बच्चों, यहाँ पर हम इस तालिका को पूरा करेंगे और उसके लिए संस्कृत भाषा की लिपि क्या होगी? बताएं मुझे। संस्कृत भाषा की लिपि होगी देवनागरी। रोमन लिपि दी हुई है, यहाँ पर हमें भाषा बतानी है। रोमन किसकी लिपि है? अंग्रेजी। ठीक है। तमिल भाषा की लिपि तमिल होगी और अरबी लिपि की भाषा अरबी। तो यहाँ पर अब जो ये पंजाबी, उर्दू और यहाँ जो लिपि है देवनागरी और फारसी, इसके उत्तर आप स्वयं देंगे। तो बच्चों, अब आप इस पाठ का पुनः अच्छे से पाठन करेंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।